हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 6 क्लास है और 6 क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका देख रहे हैं लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व को हम लोग पढ़ रहे थे। क्लियर है? एक बार चैप्टर को देख लीजिए, ठीक, ताकि चैप्टर आपको समझ आए। क्लियर है? देख लिया? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो कल हमने माया की माँ से कहानी सुनी थी और हेक्टर पीटरसन को कैसे मार दिया गया था गोलियों से अफ्रीका में श्वेत और अश्वेत का लेकर जो आपका दंगा हो रहा था, उसके विषय में हम लोगों ने बात कर रहे थे। क्लियर है? ये मुद्दा था कैसे और क्यों पनप रहा था, इसको लेकर हमने आपका बात करी कि भाई मेन मुद्दा क्या था। क्लियर है? इतना हम लोग पढ़ चुके, यहाँ तक हम लोग देख चुके और हमने देखा आखिरकार 1994 में क्या हो गया, अफ्रीका आजाद हो गया और नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ नीति के खिलाफ एक अपनी आवाज उठाई और ये हमने जग जाहिर रूप से पढ़ा, देखा और उसको समझने का प्रयास किया। क्लियर है? ये हमको देखने के लिए मिला। इतना हम लोग देख चुके थे, इतना पढ़ चुके थे। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम भागीदारी के रूप में पढ़ेंगे, इसमें से आगे पढ़ेंगे और ये है भागीदारी। चलिए आगे बढ़े, बात करते भागीदारी की। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? भैया आप अगर अपने देश को देखेंगे तो हम लोग नियमित रूप से जो चुनाव है वो क्यों कराते हैं? आपने पिछले पाठ में पढ़ा है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। वे प्रतिनिधि लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। क्या करते हैं? प्रतिनिधि चुनते हैं और वो अपने तरफ से लोगों का क्या लेते हैं? निर्णय लेते हैं। ऐसा क्यों है कि वो लोग ही निर्णय लेते हैं? इनके विषय में हम लोग देखेंगे, इनके विषय में आपका बात करेंगे। ठीक है? जनप्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की जरूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे कि भाई लोगों की जरूरत क्या है और लोगों की मांग क्या है, इसको भी हम क्या है अपना ध्यान में रखेंगे कि ये सब चीजें क्या है। क्लियर है? ये भी हमको देखना है। ठीक, अब देखिए, जैसे आपने देखा आश्वेत लोग किस तरह के भेदभाव सामना कर रहे हैं, सूची बनाइए कि आश्वेत लोगों के साथ किस तरह से भेदभाव था। तो इनका अस्पताल अलग था, इनकी बस स्टैंड अलग था, इनके बैठने की सुविधा अलग थी, इनको जमीन कब उपजाऊ दी गई थी और हर स्तर पर इनका भेदभाव किया जाता था। इस तरीके से आप सूची बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप इस तरह से जो सूची है वो आप बना सकते हैं। यह आखिरकार भेदभाव का क्यों था भेदभाव। आगे बढ़ जाए, चलिए आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने के लिए हमारे लिए क्या मतलब है। आइए समझेंगे कि भैया अगर गवर्नमेंट को डेमोक्रेटेड है, लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक सरकार है, तो उसके क्या मीनिंग है, हमारे लिए लोकतांत्रिक होने के क्या मतलब है। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं?
आपने पिछले पाठ में पढ़ा है कि लोकतंत्र में निर्णय लेते समय चुनाव में वोट लेकर प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं और यह मानकर चलते हैं कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की जरूरतों और मांगों को ध्यान में रखता है। क्या करता है? लोगों की मांगों को, बातों को क्या करता है? वो आपका ध्यान में रखता है। ठीक, ये चीजें हम लोग आपका देखी जाए। ठीक, सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। एक बार चुनाव होने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। बाद में सत्ता में बने रहने के लिए तभी संभव है जब लोग उन्हें बार बार चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं और इस तरह से नियमित चुनाव करते हैं और लोगों को सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। वो तभी है जब लोगों का सरकार पर जो नियंत्रण है, होल्डिंग कैपेसिटी है, वो प्रॉपर ही बनी रहती है। भागीदारी के तरीके कैसे हैं? भागीदारी के तरीके, चुनाव 5 वर्ष में एक बार होता है। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णय और नीति में कई लोग भाग लेते हैं। कितने साल में चुनाव होता है? 5 साल में। और लोग क्या करते हैं? इन चुनाव में लोग भाग लेते हैं। भाग लेने का मतलब है लोग अपनी हिस्सेदारी दिखाते हैं चुनाव के माध्यम से। आपने देखा होगा कि जब चुनाव होता है तो लोग अपनी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में खड़े होते हैं, लोगों से वोट की अपील करते हैं कि आप मुझे वोट दीजिए। कुछ लोग पार्टी के सिंबल से खड़े होते हैं, कुछ लोग निर्दलीय खड़े होते हैं। ऐसे ही एमपी, एमएलए, ग्राम प्रधान, पार्षद, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, बहुत सारे चुनाव ऐसे होते हैं जहां पर जनता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से चुनाव करती है। तो कुल मिलाकर अगर कोई भी नेता चुना जाएगा तो वो क्या है? एक निर्वाचित प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक 5 साल में वो उसके चुनाव कराए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ के देखते हैं। लोग तरीके हैं। लोग सरकार के कार्य में रुचि लेकर उनकी आलोचना कर कर अपनी भागीदारी निभाते हैं। अब लोगों का क्या करते हैं? लोग क्या करते हैं? सरकार के कार्यों में रुचि लेकर उनकी आलोचना करते हैं। भाई कोई काम कर रही है गवर्नमेंट, उसको देखेंगे कितना स्वरूप है, किस तरह से हो रहा है, फिर उसकी आलोचना भी करेंगे। अगस्त 2005 में जब एक खास कर सरकार ने बिजली का किराया बढ़ाया तो लोगों ने अपना विरोध तीखे रूप में व्यक्त किया। लोग जुलूस निकालने लगे, हस्ताक्षर अभियान करने लगे, सरकार को अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिया और समझाने की कोशिश की कि अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी। बिजली के बढ़ाए हुए दाम को घटाना पड़ा, सरकार अपने निर्णय को बदलना पड़ा क्योंकि आम जनता के प्रति वे जिम्मेदार हैं। ऐसा को ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, सरकार को समझना सकते हैं कि क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों पर धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान शामिल हैं। इसमें जो बातें गलत हैं, उन्हें न्याय संगत नहीं है, उन्हें सामने लाना चाहिए। तो जो बातें गलत हैं उनको सामने लाएं और जो चीजें न्याय संगत नहीं है उनको आपका न्याय संगत करें कि भाई आखिर में किस तरीके से क्या कुछ हो, ये देखने की हमें जरूरत है कि किस तरीके से काम और कार्य प्रणाली आपकी चल रही है, हम इसको सुनिश्चित कर सके। क्लियर है? क्या कर सके हम लोग? इसको सुनिश्चित कर सकें कि आखिर में काम कैसे हो रहा है। क्लियर है? ये आपको ध्यान देना है या ये आपको
ध्यान रखना है कि हमारी कार्य प्रणाली किस प्रकार की है। क्लियर है? चलिए, तो देख लिए लोगों की भागीदारी के अनुसार ही ये सारी चीजें निर्धारित की जाती हो गया? चलिए आगे बढ़े। अब आप देखिए, लोग जुलूस निकाल रहे हैं। हमने देखा कि जुलूस का कारण क्या है, लोग किस प्रकार से वाद विवाद कर रहे हैं और क्यों निकाला लोगों ने, और कैसे लोग अपनी कहानी को रखते हैं और कैसे कहानी को व्यक्त करते हैं। और आपने देखा कि जुलूस में ये सारी चीजें होती हैं। लोग अपनी मांगों को बड़े आपका तीखे रूप में भी रखते हैं, अलग रूप में भी रखते हैं। लोग बात सामान्य रूप से मांग भी करते हैं, चिट्ठी, पत्र, अन्य बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिनके माध्यम से वो अपनी शिकायत को सुनिश्चित कराते हैं। क्या कराते हैं? शिकायत को सुनिश्चित कराते हैं। अब देखिए, विवादों का समाधान, अब जो विवाद है कुछ उनका समाधान भी होगा। आपने माया की कहानी में पढ़ा है कि कैसे विवाद समस्या का समाधान के लिए कई बार आपका क्या कहते हैं, हिंसा का प्रयोग किया जाता है। इसलिए एक समूह मान लेता है कि दूसरे समूह का समूह को विरोध करने से रोकने के लिए उसके बल का इस्तेमाल करने का उचित है। कैसा है? उसके बल को उचित तरीके से प्रयोग करो। और ये देखें, विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्म, क्षेत्रों, आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते। ऐसा तब होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके को अपनाते हैं। एक हिंसात्मक तरीकों को अपनाते हैं जिससे अन्य लोगों के मध्य भय और सुरक्षा की असुरक्षा की जो भावना है वो आपका फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। क्या है? जिम्मेदारी है कि जो विवाद है उनका वो आपका समाधान करे। किसकी जिम्मेदारी है? उनकी जिम्मेदारी है। ठीक। अब कह रहे हैं, आइए यह समझने के लिए कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और यह समझने के लिए कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। आखिर पता तो चले कि सरकार की क्या भूमिका है और किस तरीके से सरकार ये अपनी भूमिका निभाती है। अब कह रहे हैं कि सरकार के कुछ विवादों के बारे में पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि सरकार समाधान में क्या भूमिका निभाती है। धार्मिक जुलूस और उत्सव में कई बार समस्या का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए, धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकलेंगे कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई हिंसा भड़कने का खतरा रहता है और कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो सकते हैं और कभी कभी लोग जुलूस पर आपका पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसको रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार पुलिस को ऐसे मौके पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस को ही जिम्मेवार सुनिश्चित कराती है आपस में टकराव की स्थिति पैदा ना हो, हिंसा ना भड़के, सभी पक्षों की एक जगह बैठाती है। ये बात करती है ताकि विवाद का समाधान हो सके। क्या हो सके? विवाद का समाधान हो सके। क्लियर है? ये हम देखें। चलिए,
चलिए, हो गया। अब मुझे बताइए, नदियों में कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। आपको पता है भारत की जो आपकी नदियां हैं बहुत बारी क्या बनती हैं, विवाद का कारण बन जाती हैं। ऐसे नदियां एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं, राज्यों से बहती गुजरती उनके बीच नदी का पानी का बंटवारे को लेकर कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए कर्नाटक तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी जल विवाद बहुत पुराना है। पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। कर्नाटक ने कृष्ण राज सागर बांध भरने में हुए पानी के कई जिलों में सिंचाई का काम आता है। इससे पानी में बेंगलुरु शहर की जरूरत पूरी होती है। तमिलनाडु का मेटूर बांध भरे हुए इस नदी के पास राज्य के डेल्टाई क्षेत्रों में सिंचाई करता है। तो कोई इस पर बांध बना रहा है सिंचाई के लिए, कोई अपने शहर में इसको क्या कर रहा है, पानी की आपूर्ति करा रहा है। तो जिसे भी पानी की आपूर्ति में प्रॉब्लम होगी उसको दिक्कत होगी, वो विवाद करेगा ही। एक कहता है कि नदी सबसे ज्यादा जो हमारे राज्य से होकर बहती है, एक कहता बहती भले ही है लेकिन जो उद्गम है वो हमारे राज्य से होता है। तो ऐसे नदी के जो विवाद हैं वो अक्सर पनपते हैं। ठीक, तो बहुत बार नदी के जल को लेकर बंटवारे को लेकर विवाद होता है, और ये दो राज्यों नहीं दो देशों के बीच भी हो सकता है। जैसे सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बीच में जो आपका नदी जल विवाद है ये देखने को मिलता है। भारत चाइना का जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी विवाद है वो भी इसी का एग्जाम्पल है। कृष्णा को जो है ये कावेरी नदी को लेकर भी विवाद होता है। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे विवाद हैं जो आपके चलते रहते हैं, होते रहते हैं, जिनको हमने देखा है और जिनको हमने महसूस किया है कि ये विवाद बहुत बार आपका तीक्ष्ण रूप ले लेते हैं। लोग बात धरने गया था कि सरकार तक को प्रभावित करते हैं। कैसे हैं, सरकार तक को प्रभावित। चलिए देख लिया, आगे बढ़े। तो इस तरीके से नदी जल विवाद भी पनपते हैं। अब देखिए, ये है नदी जल विवाद, आप देख रहे हैं ऐसे निकलती है नदियां। पिछले 30 सालों से दो राज्यों के बीच यह मुद्दा रहने के बावजूद कावेरी नदी शांति से बह रही है। यानी दो राज्यों में भले विवाद है लेकिन नदी क्या है, अपने शांत स्वरूप से क्या है, बहती चली आ रही है। अब पानी को थोड़ी पता है कि कौन लड़ रहा है मेरे लिए, उसका काम है बहना, और वो सतत आपसे रूप से जो है जिस दिशा में उसको बहना है वो बहता रहता है। ठीक, ये तो देखा हमने। दो बांध एक नदी पर बनाए हुए हैं, कर्नाटक कृष्णराज सागर कावेरी नदी के ऊपर छोर पर है। कैसा है कि दो बांध बने हुए हैं। कर्नाटक का आपका कृष्णा राज सागर बांध है जो कावेरी नदी पर बंधा हुआ है। वहीं तमिलनाडु का जो आपका मेटूर बांध है वो भी इस नदी पर बंधा हुआ है निचले छोर पर। तो कावेरी नदी का मान लीजिए ये नदी निकली है, यहाँ पर है मेटूर बांध और यहाँ पर है वो आपका कृष्ण राज सागर बांध। ठीक, मेटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णराज बांध से पानी छोड़ा जाए। ये पानी छोड़ेगा तो ही तो नदी में आएगा, तो ही तो फिलिंग करेगा। दोनों राज्य को अपने लोगों की जरूरतों के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि ना मिल पाता है, विवाद उत्पन्न होता है, तब राष्ट्रीय सरकार को एक कदम उठाना पड़ता है ताकि राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा किया जा सके। क्या हो सके, पानी का सही बंटवारा हो सके। तो ये मेन समस्या है कि भैया पानी का सही बंटवारा हो, ये हमको देखना है। क्लियर है, पानी के सही बंटवारे को लेकर चीजें रखी गई हैं। कैसा हो, पानी का
सही बंटवारा हो ताकि पता चले, ठीक, और भरपूर पानी मिले। सामान्यता एवं न्याय लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों से एक है उसका न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होना है। न्याय और समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। न्याय है और समानता है, हम इनको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। क्या नहीं कर सकते? एक दूसरे से हम अलग आपका नहीं कर सकते। माया की कहानी, सरकार में क्या विचार का समर्थन हुआ है? अभी भी बराबर है। डॉक्टर अंबेडकर की कहानी में क्या अस्पृश्यता का व्यवहार है? क्या इसको ठेस पहुंचा है? ये हम देख सकते हैं। क्लियर है? और आपको स्पष्ट रूप से दिखाई भी देगा कि कहानी क्या है और क्या निकल कर आया विवाद और लोकतांत्रिक होने के मायने। चलिए, देख लिया? तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।